हेलो गाइस, आज हम व्याकरण का एक विषय पढ़ने जा रहे हैं, उपसर्ग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि उपसर्ग की हमें हिंदी व्याकरण में जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, कोई भी भाषा होती है तो उसे समृद्ध बनाने के लिए हमें बहुत सारे शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो किसी भाषा में शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों के कुछ शब्दांश आगे लगाकर, कुछ उनके शब्दांश पीछे लगाकर या कभी कभी दो शब्दों को जोड़कर नए शब्द बना लेते हैं। तो उपसर्ग जो है वो नवीन शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, कि जो हमारे पास शब्द होते हैं उसमें उपसर्ग लगाकर हम नए शब्द बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। स्मरण रखने योग्य बातें, अब हमें कुछ बातें उपसर्ग के लिए ध्यान में रखनी होंगी। वो क्या हैं कि उपसर्ग जो है शब्दांश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। हमें याद रखना होगा कि जो उपसर्ग हैं वो शब्द का एक भाग है, पूरा शब्द नहीं होता। दूसरी बात है, उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, कि हमेशा याद रखिए कि उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले ही लगेगा, बाद में नहीं। उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। अब जिस शब्द के साथ हम उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं, उपसर्ग को लगाने से उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या हो गया, वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण से हम इसे समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास शब्द है हार। ठीक है, एक शब्द था हार, हमने उसमें उसके आगे लगा दिया उप। अब हमारे पास नया शब्द बन गया उपहार। पहले हार का मतलब था गले में पहनने वाला हार, ठीक है, लेकिन अब उप लगाने से उसका मतलब बन गया तोहफा। इसी प्रकार से हमारे पास शब्द था हार। अब हमने हार शब्द के आगे लगा लिया प्र। अब प्र लगाने से बन गया प्रहार, और प्रहार का मतलब हो गया किसी पर आक्रमण करना। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास शब्द था वास। वास का मतलब वास करना, निवास करना, कहीं रहना। अब उसके आगे लगा दिया नी। ठीक है, नी लगाने से हमारे पास नया शब्द बन गया निवास। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। ठीक है, अब है उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण कैसे है। ठीक है बेटा, इसे पेपर में दो तरीके से शब्द उपसर्ग पर प्रश्न आ सकते हैं। एक तो आपको दिया जा सकता है कि कुछ उपसर्ग दिए जाएंगे और कहा जाएगा इससे नए शब्द बनाइए, 2 या 3 जितने भी हैं। ठीक है, पहले हम उसी को पढ़ते हैं। मान लो आपको पेपर में दिया गया है उपसर्ग के प्रयोग से 3 शब्द बनाइए। तो आपने कुछ ऐसे शब्द सोचने हैं जिनके प्रारंभ में उप लगा होगा। उप हार, ठीक है, उपचार, उपदेश। इस प्रकार से आपके 3 शब्द पूरे हो जाएंगे। उसके बाद है, मान लीजिए आपको आया है अप उपसर्ग के प्रयोग से 4 नए शब्द बनाइए। तो आप क्या बना सकते हैं, अपशब्द, अपमान, अपहरण, अपव्यय। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पेपर में जैसे आ गया ल उपसर्ग के प्रयोग से 4 शब्द बनाइए। तो आपने लगा दिया लाजवाब, लापरवाह, लाइलाज, लावारिस। ला ला रहे ना, सब में ये उपसर्ग लगी है। ठीक है, तो इसके पश्चात आपने एक बात ध्यान रखना है कि आपके उपसर्ग के बाद में जो शब्द है वो एक सार्थक शब्द होना चाहिए। अगला है मूल शब्द तथा। पेपर में दूसरा प्रश्न कैसे आ सकता है कि आपको कुछ शब्द दिए होंगे और वे आपसे कहेंगे मूल शब्द तथा उपसर्ग को अलग करें। ठीक है, तब आपने कैसे करना है। मान लो आपको पेपर में आ जाता है बेईमान, बेईमान। ठीक है, बेईमान में बे उपसर्ग, आपने क्या करना है, पीछे की तरफ से एक सार्थक शब्द निकालना है। पीछे की तरफ से एक सार्थक शब्द हो गया ईमान, क्योंकि हमें पता है उपसर्ग आगे लगता है। पीछे की तरफ से हमारे पास शब्द आ गया ईमान। ठीक है, तो ये हो गया मूल शब्द। और बाकी का जितना भी हिस्सा ये बे बच गया है,
ये हो गया हमारा उपसर्ग। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि मूल शब्द और उपसर्ग को कैसे अलग करना होता है। आपने पीछे की ओर से एक सार्थक शब्द जिसका कोई मतलब निकल रहा होता है वो चुनना है। बाकी जो भी शब्दांश बच जाएगा वो उपसर्ग होगा। जैसे कि एक और उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है गैर कानूनी। ठीक है, इस शब्द में पीछे की ओर से एक सार्थक शब्द निकालिए, क्या बन जाएगा? कानूनी। कानूनी है, इसका कोई मतलब निकलता है, कानूनी शब्द निकल गया, तो ये हो गया मूल शब्द। बाकी जो हिस्सा बच गया वो हो गया उपसर्ग। तो हमारे पास आ जाएगा गैर जमा कानूनी। ठीक है, इस प्रकार से मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपको बताना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है, मान लो हमारे पास है अनुचित। मैंने आपको बताया है कि हमें कोई भी शब्द दिया हो तो उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने के लिए पीछे की तरफ से एक सार्थक शब्द निकालना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें जब उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने के लिए दिया जाता है तो वो इसके बीच में से टुकड़े कर देते हैं। अनु जमा चित, अन जमा अनि जमा इच्छा, इतना लिखेंगे निरुद्ध व जमा द्वंद्व। ऐसे आपने बीच में से टुकड़े नहीं करने, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, पीछे की ओर से एक सार्थक शब्द निकालना है। इसमें क्या सार्थक शब्द निकलेगा? उचित। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो ऊ है हमने उचित में ले लिया। ठीक है, तो बाकी बच गया अन। ये ऊ तो चला गया उचित के साथ, अब ये बच गया अन। अब जब इस न में से ये ऊ निकल गया है, क्योंकि हमने सार्थक शब्द मूल शब्द में ले लिया है, अब ये न जब निकल गया तो ये इसमें से जब स्वर निकल गया तो ये रह गया आधा न, तो इसलिए मैंने लगाया यहाँ न में हलंत। और अधिकतर बच्चे ऐसे इनके टुकड़े करते हुए यहाँ हलंत लगाना भूल जाते हैं, जिससे उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जब भी कोई पीछे की तरफ से सार्थक शब्द निकालना है, अगर वो मात्रा के रूप में प्रयोग हो रहा है और उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, तो जिसमें उस की मात्रा लगी हुई थी, जैसे इस व्यंजन में ऊ की मात्रा लगी हुई, तो ये व्यंजन आधा हो जाएगा। तो हमने उपसर्ग में इस न को हलंत लगाना है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, अनिच्छा। अब पीछे की ओर से एक सार्थक शब्द निकालना है, तो क्या बन गया? इच्छा। ये ई है, ये च और छा, इच्छा। अब क्या बच गया? अन बच गया। लेकिन आपने यह देखना है कि इस न में से, इस व्यंजन में से जब ई निकल जाएगी तो ये न तो आधा हो जाएगा, इसलिए इस न को आपने हलंत लगाना है। उसके बाद हमारे पास शब्द आता है निर्द्वंद्व। ठीक है, एक और उदाहरण देख रहे हैं, पीछे की ओर से सार्थक शब्द निकला द्वंद्व। अब हमारे पास इतना हिस्सा बच गया, द्वंद्व तो सार्थक शब्द में चला गया। अब हमें बेटा ये पता होना चाहिए, जो निर बचा है ये र है, और जब भी र का प्रयोग शिरोरेखा से ऊपर किया जाता है तो वो आधा होता है। ये याद रखो, दिमाग में बिठा लो कि जब भी शिरोरेखा से ऊपर र का प्रयोग रेफ के रूप में होता है तो र आधा होता है। तो हमने जब यहाँ पर निर लगाना है तो इस र को हलंत लगाना है। ठीक है, बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान में आपने रखनी है। उसके पश्चात हम चलते हैं कि हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में उपसर्ग जो हैं वो हैं 3 प्रकार के। कुछ हमने संस्कृत के उपसर्ग हैं, जैसे कि अति, अनु, बहिर, सम, पुनर्, बहुत सारे हैं। मैंने कुछ उदाहरण के लिए 5 ही लिख दिए हैं। उसके पश्चात हिंदी से के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे कि अन, पर, अध, भर। ठीक है, इनसे हम नए शब्द बना सकते हैं, जैसे भरपूर, भरमार, भरता। ठीक है, अध, अधपका, अधजला, अधमरा। इस प्रकार से कुछ उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि गैर, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, बे, बेनकाब, बेरहा, बेकार, बद, बदसूरत, बदशक्ल आदि। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको उपसर्ग जो ये विषय है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में मैं प्रत्यय लेकर आऊंगी और प्रत्यय को हम डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए बाय।